कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की सिमोन भागती हुई दिखाई देती है, जो अपना पेपर देने के लिए स्कूल आई थी। वह दौड़कर सीधे अपने दोस्तों के पास गई। सिमोन उनसे बात ही कर रही थी कि तभी वहां उसका डैड फ्रेडरिक भागते हुए आया। फ्रेडरिक ने उसके दोस्तों से कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से किसी दूसरी जगह भाग जाओ। इसके बाद वो अपनी बेटी को वहां से लेकर जाने लगा। उसने सिमोन को बताया कि कुछ ही देर में जहरीली बारिश होने वाली है। फिर फ्रेडरिक अपनी गाड़ी लेकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ पूरे शहर में अब काले बादल छा चुके थे। असल में फ्रेडरिक अपनी फैमिली को लेकर शहर से दूर एक बंकर की तरफ जा रहा था, ताकि वे उस जहरीली बारिश से बच सकें। रास्ते में उसने अपने बेटे से सीट बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन इसी दौरान उसका ध्यान भटक गया, जिससे उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा गई और देखते ही देखते पूरी सड़क पर लंबा जाम लग गया। इसके बाद फ्रेडरिक ने एक आदमी से अपनी गाड़ी हटाने को कहा, लेकिन तब तक आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था, इसलिए वह अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल पड़ा। फिर वे सभी सीधे जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे से एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और सीधे बंकर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे उस बंकर तक पहुंच गए। तभी फ्रेडरिक ने जल्दी से अपना फिंगरप्रिंट लगाकर बंकर का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद सभी लोग उसके अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उसी वक्त आसमान से बारिश की पहली बूंद एक पत्ते पर गिरी और देखते ही देखते तेज जहरीली बारिश शुरू हो गई। बंकर के अंदर आते ही फ्रेडरिक ने अपनी पूरी फैमिली को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया, ताकि वे उस जहरीली बारिश के असर से बच सकें। तभी फ्रेडरिक ने अपनी पत्नी एलन के हाथ में एक डिवाइस थमाया और बताया कि उसमें बंकर से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद है। इसके बाद फ्रेडरिक एक स्पेशल सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले उसने अपनी बेटी सिमोन से कहा कि उसे हर हाल में बाहर जाना होगा, क्योंकि वही इस जहरीली बारिश को रोक सकता है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सिमोन ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया, पर फ्रेडरिक ने उससे वादा किया कि वह हर हाल में वापस लौटेगा। इसके बाद वह सिमोन को अपने भाई की जिम्मेदारी सौंपकर बाहर निकल गया। घबराहट कम करने के लिए एलन तुरंत बच्चों के लिए चॉकलेट बनाने लगी, लेकिन उसके कांपते हाथ और डरा हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि उसके अंदर भी खौफ लगातार बढ़ रहा था। तभी अचानक किसी ने बंकर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। एलन ने दरवाजा खोलने से मना किया। उसने बच्चों को समझाया कि अगर वो इंसान उनके डैड होते तो फिंगरप्रिंट लगाकर खुद अंदर आ जाते, इसलिए उस आवाज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिमोन ने अपनी माँ से कहा कि उन्हें एक बार देखकर आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर उनके डैड ही खड़े हों। इसके बाद वह तुरंत बंकर का दरवाजा खोलने चली गई, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसके सामने वही आदमी खड़ा था जो पहले उन्हें जंगल में जाने से रोक रहा था। वो आदमी जहरीली बारिश में भीगकर पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। कंट्रोल से बाहर होते ही उसने सिमोन के भाई को पकड़कर बाहर खींच लिया, लेकिन तभी एलन दौड़कर उस आदमी पर झपट पड़ी। इसी दौरान जहरीली बारिश की कुछ बूंदें उसकी माँ के ऊपर भी गिर गईं। कुछ ही पलों में जहर अपना असर दिखाने लगा और वह दर्द से तड़पने लगी। उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मरने से पहले उसने दोनों बच्चों से आखिरी बार अंदर जाने को कहा। मजबूर होकर सिमोन ने तुरंत बंकर का भारी दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अपनी माँ को मरते देख अंदर खड़े दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। खुद को संभालते हुए सिमोन ने अपने डैड को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी कॉल नहीं उठाई। इससे अब साफ था कि उनके डैड भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। ज्यादा सोचे बिना उसने अपने छोटे भाई को किसी तरह शांत कराया और उसे सुला दिया। लेकिन अगली सुबह उसके भाई की नजर उसी डिवाइस पर पड़ी जो उनके डैड ने एलन को दिया था। जब सिमोन ने उस डिवाइस को देखा तो उसे उसमें कई दूसरे बंकरों के मैप मिले, जिससे पता चला कि इस जंगल में ऐसे ही कई बंकर मौजूद हैं। यहीं से उसे अपने डैड फ्रेडरिक के बारे में भी एक बड़ा सच पता चला। दरअसल फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट थे और उसकी कंपनी अपोलो ने ही ये सभी बंकर बनवाए थे, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि जल्द ही जहरीली बारिश पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली है। इसी वजह से वह समय रहते अपनी फैमिली को सुरक्षित बंकर में ले आया था। ये सब जानने के बाद सिमोन ने दूसरे बंकरों में मदद के लिए सिग्नल भेजा, लेकिन बदकिस्मती से उसे कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया और वह पूरे बंकर में रेडियो ढूंढने लगी। खुशकिस्मती से उसे वहाँ एक रेडियो मिल भी गया, जिसके बाद उसने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन वहाँ भी कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये देखकर उसका भाई रेडियो का एंटीना ऊपर की ओर ले गया और खुशकिस्मती से इस बार सिग्नल आ गए। फिर सिमोन की बात दूसरे बंकर में मौजूद एक लड़के फ्लिप से हुई। वह फ्लिप से बात ही कर रही थी कि तभी बदकिस्मती से एक बार फिर सिग्नल कट गए। इसके बाद ऐसे ही दिन और महीने गुजरते चले गए और फिर हमें पूरे 6 साल बाद का समय दिखाया गया, जहाँ रासमस अब जवान हो चुका था और अपने डैड का इंतजार करते करते थक गया था। इसी वजह से वह सिमोन पर काफी गुस्सा रहता था। ये देखकर सिमोन भी गहरी सोच में पड़ गई और उसने बंकर से बाहर जाने का फैसला कर लिया। एक रात जब रासमस सो रहा था, तब उसने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर वायरस से बचने वाला सूट पहना और पूरे 6 साल बाद बंकर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह बाहर निकली, उसे चारों तरफ अपनी माँ की चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती रही। चलते चलते वह शहर की तरफ पहुंच गई। वहां उसे एक साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिसमें दूरी लगभग 2500 मीटर दिखाई दे रही थी। सिमोन उस साइन का पीछा करते करते एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई, जहां उसे चारों तरफ सिर्फ लाशों के ढेर दिखाई दिए। लेकिन तभी वहां मौजूद एक कुत्ते ने उसे देख लिया और अगले ही पल वो उसके पीछे पड़ गया। वह भागते भागते एक कमरे में जाकर छुप गई। अगली सुबह रासमस नींद से
उठकर उसके पास आया। तब सिमोन ने उसे बताया कि वह पिछली रात बंकर से बाहर गई थी और बाहर हर तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए थे। ये सुनकर रासमस काफी घबरा गया, इसीलिए उसने सिमोन से कहा कि अगली सुबह वे दोनों यहाँ से निकलकर दूसरे बंकर की तरफ जाएंगे। लेकिन रात में अचानक बंकर के एयर वेंट ब्लॉक हो गए, जिससे अंदर की ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगी और कुछ ही देर में सिमोन बेहोश हो गई। लेकिन रासमस तुरंत उसे घसीटते हुए बंकर से बाहर ले आया। बाहर आते ही कुछ लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया। दरअसल उन्हीं लोगों ने बंकर के एयर वेंट बंद किए थे, जिसकी वजह से अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। असल में जब सिमोन उस रात बंकर से बाहर गई थी, तभी उन लोगों ने उसे देख लिया था। इसके बाद वे लोग दोनों को फिर से बंकर के अंदर ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया। फिर वे लोग वहाँ खाने का सामान ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ का सारा खाना पहले ही खत्म हो चुका था। ये देखकर उनका लीडर मार्टिन बोला कि इन दोनों को यहीं अकेला सड़ने के लिए छोड़ दो, और फिर वे सभी वहाँ से जाने लगे। तभी सिमोन ने उसे रोकने के लिए बताया कि उसे ऐसे कई और बंकरों के बारे में पता है जहाँ अभी भी ढेर सारा खाना मौजूद है, लेकिन उनकी लोकेशन सिर्फ उसी को मालूम है। ये सुनकर मार्टिन सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने सिमोन और रासमस को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। इसके बाद सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे। काफी देर चलने के बाद वे एक जगह रुक गए। यहाँ मार्टिन ने सिमोन को बताया कि शायद हम ही इस दुनिया में आखिरी बचे हुए लोग हैं, क्योंकि जहरीली बारिश की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और जो लोग जिंदा बचे हैं वे अब खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। मार्टिन ने आगे कहा कि वह भी खाने की तलाश में ही बाहर निकला था और हालात ऐसे बन गए कि उसे मजबूरी में उन दोनों को बंकर में बंदी बनाना पड़ा। अब सिमोन को एहसास हो चुका था कि मार्टिन की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद सभी लोग दूसरे बंकर की ओर लौटने लगे। तभी मार्टिन की नजर कुछ शिकारियों पर पड़ी। उन्हें देखते ही सब नीचे छिप गए। इसी बीच शिकारियों ने आसमान में एक ड्रोन भेजा, जिसने कुछ ही देर में एक भागती हुई लड़की को देख लिया, जिसके बाद वे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्टिन ने सबको वहाँ से निकलने के लिए कहा, लेकिन सिमोन ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसने कहा कि हमें उस लड़की की जान बचानी चाहिए, इसलिए ना चाहते हुए भी वे सभी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें वह लड़की जहरीली बारिश के गंदे पानी में फंसी हुई मिली, जो अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ये देखकर मार्टिन ने मौके पर ही उसे गोली मार दी। इसके बाद वे सभी वहाँ से आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वे एक बिल्डिंग के पास पहुंचे, जहाँ आते ही उन्हें चारों तरफ लाशों के ढेर दिखाई दिए। बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही सभी ने खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद करने शुरू कर दिए, ताकि रात में उन पर बाहर से कोई हमला न कर सके। खुशकिस्मती से उन्हें उस बिल्डिंग में पीने का साफ पानी भी मिल गया, इसलिए उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। सुबह होते ही वे दोबारा अपने सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर आगे जाने पर रासमस का पैर अचानक जहरीली बारिश के पानी में धंस गया। जब मार्टिन को यह पता चला तो उसने सभी को उससे दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगा कि अब रास भी इन्फेक्टेड होने वाला है। इसलिए मार्टिन ने उसे गोली मारने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी सिमोन उसके सामने आ गई। उसने मार्टिन को गोली चलाने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की बियाट्रिस ने उसके जूते चेक किए और पता चला कि उसके जूते पूरी तरह वाटरप्रूफ थे, जिसकी वजह से जहरीला पानी उसके पैरों तक पहुँच नहीं पाया। यही कारण था कि रासमस पूरी तरह सुरक्षित था। इसके बाद वे सभी फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद उन्हें दूसरा बंकर मिल गया। यह देखकर सिमोन ने तुरंत अपना फिंगरप्रिंट लगाकर बंकर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें वहां खाने पीने का ढेर सारा सामान मिला, जिससे कई दिनों बाद सभी ने भरपेट खाना खाया। तभी सिमोन को वहां एक मोबाइल भी मिला, जिसमें उसे उसके डैड के बॉस की एक वीडियो दिखाई दी। उस वीडियो में उसका बॉस उसे इमरजेंसी में स्वीडन आने के लिए कह रहा था। वह यह भी बता रहा था कि सिर्फ फ्रेडरिक ही ऐसा इंसान था जो इस जहरीली बारिश को रोक सकता था। इसलिए सिमोन ने वह वीडियो मार्टिन को दिखाई और कहा कि हो सकता है उसके डैड अभी भी स्वीडन में ही हों। फिर उसने मार्टिन से कहा कि हमें आज ही स्वीडन के लिए निकलना चाहिए, लेकिन मार्टिन ने उसे साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि वहाँ अब कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि उनके अलावा कोई और सरवाइव नहीं कर पाया था। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन सिमोन को अब भी अपने डैड की चिंता थी, इसलिए वह और रासमस अकेले ही वहाँ से निकल पड़े। इधर बिट्रीस और उसकी दोस्त सिमोन और रासमस के बारे में पूछने आई। तब मार्टिन ने उन्हें बताया कि वे दोनों अपने डैड को ढूंढने स्वीडन जा चुके हैं। ये सुनते ही वे दोनों भी मार्टिन को अकेला छोड़कर सिमोन और रासमस को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद उन्होंने दोनों भाई बहन को ढूंढ लिया। इधर बंकर में अब सिर्फ मार्टिन और पैट्रिक ही रह गए थे, इसलिए मार्टिन बहुत गुस्से में था। उधर सिमोन के सभी दोस्त एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे एक बिल्डिंग में पहुंचे, जहां उन्होंने भरपेट खाना खाया। तभी अचानक वहां वही शिकारी पहुंच गए। उन्हें देखते ही सभी वहां से भाग निकले, लेकिन भागते समय सिमोन अपने दोस्तों से बिछड़ गई। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंची, जहां उसे एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। लेकिन तभी उसने आसमान में घने काले बादल छाते हुए देख ली, इसलिए वह उस बच्चे को लेकर वहां से भाग गई। वह बच्चा भूख मिटाने के लिए गोलियां खा रहा था, लेकिन सिमोन ने उसे खाने के लिए कुछ खाना दे दिया। इसी दौरान उस बच्चे का डैड वहां आ गया। उसने सिमोन को शिकारी समझ लिया और अपने बच्चे को लेकर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा, शिकारियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर सिमोन घबरा गई और वहां से भाग निकली। लेकिन भागते समय एक आदमी ने उसे देख लिया। इधर सिमोन जैसे ही एक बिल्डिंग के अंदर पहुंची, उसे वहां उसके सभी दोस्त मिल गए। जैसे ही उसने सभी को वहां से भागने के लिए कहा, तभी अचानक वही आदमी वहां आ पहुंचा, जिसने सिमोन को पहले भागते हुए देख लिया था। वह बार बार उनसे खाना मांग रहा था, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। गुस्से में उसने
रासमस को पकड़ लिया और उस पर हमला करने की कोशिश की। उसी समय मार्टिन वहां पहुंच गया और उसने तुरंत अपनी गन उस आदमी की तरफ तान दी। आदमी डर गया और उसने भागने से पहले रासमस के चाकू घोंप दिया, जिससे वो बुरी तरह तड़पने लगा। ये देखकर सिमोन घबरा गई और उसने मार्टिन से कहा कि पास में एक और बंकर मौजूद है, हमें जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना होगा। इसके बाद सभी लोग रासमस को लेकर बंकर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे सुरक्षित बंकर तक पहुंच गए। अंदर जाते ही उन्होंने रासमस के जख्म पर पट्टी करनी शुरू कर दी। इसी दौरान मार्टिन ने सिमोन को एक डिवाइस दिखाई जिसमें पूरे शहर का मैप मौजूद था। मार्टिन ने उसे बताया कि मैप में दिखाई देने वाली दीवार के उस पार शायद वायरस नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि सरकार ने यह दीवार शायद इसी वजह से बनाई थी ताकि संक्रमित लोग दूसरी तरफ न जा सकें। अगर वे किसी तरह वहां पहुंच गए तो शायद उनकी जान बच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ रासमस की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका जख्म धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। यह देखकर सिमोन ने मार्टिन से कहा कि हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को ढूंढना होगा, वरना रासमस की हालत और भी खराब हो जाएगी। इसलिए आखिरकार मार्टिन भी मान गया। तभी सिमोन की दोस्त ने उसे सामने की ओर इशारा किया और बताया कि वह उसी रास्ते से हॉस्पिटल के अंदर जा सकती है, लेकिन वहां शिकारी भी मौजूद थे जो उसे कभी भी पकड़ सकते थे। फिर भी सिमोन के पास अपने भाई को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़ गई। लेकिन तभी ऊपर से एक ड्रोन उसका पीछा करने लगा। उससे बचते हुए वह जल्दी से एक बिल्डिंग के अंदर घुस गई। इसी दौरान वहां शिकारी भी पहुंच गए और उन्होंने उसे गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन तभी सिमोन के दोस्त वहां आ गए और उन्होंने उन शिकारियों को ढेर कर दिया। इसके बाद मार्टिन ने उनसे उस दीवार के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बताने से मना कर दिया। तभी जीन की नजर एक शिकारी के हाथ पर बने सांप के टैटू पर गई। वह निशान देखते ही उसके मन में डर बैठ गया। उसे पता था कि ये वही खूंखार गैंग है जो लोगों का शिकार करके उन्हें बेरहमी से मार डालती है। इसीलिए उसने बिना देर किए मार्टिन से कहा कि इन सबको मार डालो। इसके बाद मार्टिन ने गन रिलोड की और सभी को मार गिराया। फिर वे लोग रासमस को लेकर डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगे। काफी लंबा समय तय करके सभी लोग जल्द ही एक नई जगह पर पहुंच गए। वहां उन्होंने ड्रोन की मदद से उस डॉक्टर के घर का पता लगाया और कुछ ही देर बाद वे उसके घर तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर बाहर आई और उन पर गन तान दी, लेकिन सिमोन ने किसी तरह उसे शांत कर दिया। इसके बाद मार्टिन ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि उन्हें उसकी मदद की सख्त जरूरत है। यह सुनकर डॉक्टर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। फिर उसने रासमस के जख्म पर टांके लगा दिए। इसी दौरान डॉक्टर ने बताया कि रासमस का घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसे टिटेनस का इंजेक्शन लगाना जरूरी था। उसने बताया कि इंजेक्शन एक बंकर में मौजूद है जो उसके घर के पास ही है। कुछ देर बाद वे तीनों उस बंकर तक पहुंच गए। बंकर को देखते ही सिमोन समझ गई कि यह अपोलो कंपनी का है, जो उसके डैड की कंपनी थी। तभी डॉक्टर ने बताया कि वह पहले अपोलो में ही काम किया करती थी, इसी वजह से उसे भी यह बंकर दिया गया था। कैबिन में पहुंचते ही डॉक्टर ने रासमस के लिए एक इंजेक्शन तैयार किया और उसे एक बेड से बांध दिया। लेकिन तभी उसने सिमोन को भी धक्का देकर पकड़ लिया और उसे भी रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद डॉक्टर ने सिमोन को एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि उसके डैड फ्रेडरिक की वजह से ही उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उस जहरीली बारिश का शिकार हो गए थे। डॉक्टर ने गुस्से में कहा कि अगर फ्रेडरिक ने वह एक्सपेरिमेंट न किया होता तो यह जहरीली बारिश कभी नहीं होती और आज उसका परिवार जिंदा होता। इधर बाकी लोग डॉक्टर के घर में खाने का सामान ढूंढ रहे थे। तभी मार्टिन की नजर बाहर पड़ी और उसने देखा कि शिकारी वहां पहुंच चुके थे। जब जीन ने बाहर देखा तो उसे वही शिकारी दिखाई दिया जिसके बाजू पर सांप का टैटू बना हुआ था। उसे देखते ही जीन एकदम चौंक गया। उसने तुरंत एक गन उठाई और बाहर जाकर उस शिकारी को गोली मार दी। लेकिन अगले ही पल बाकी शिकारियों ने उसे पकड़ लिया। यह देखकर उसके बाकी दोस्त वहां से भाग निकले। उधर डॉक्टर रासमस को वह जहरीला इंजेक्शन लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पैट्रिक पहुंच गया और उसने उस डॉक्टर को गोली मार दी। इसके बाद वे सभी मौके पर ही वहां से भाग निकले और फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसके अंदर लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि वहां कोई रह रहा है। इसलिए वे सभी उस घर के पास पहुंच गए। लेकिन तभी एक आदमी उनके सामने आ गया। उसने उन्हें अपने घर में रात बिताने की इजाजत दे दी। हालांकि उसने एक शर्त भी रखी कि उन्हें अपने सभी हथियार बाहर ही छोड़ने होंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी वे उसके घर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कई लोग मौजूद थे और सभी ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। उन्हें यह बात काफी अजीब लगी। इसके बाद उन लोगों ने उन्हें रात बिताने के लिए एक कमरा दे दिया जहां उन्होंने आराम किया। अगली सुबह एक औरत कैरन उनके पास आई और उन्हें नाश्ता करने के लिए बुलाया। कई दिनों बाद आज उन्हें भरपेट खाना खाने को मिला, जिससे सभी को काफी राहत महसूस हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के पास इतना सारा खाना आया कहां से। इसके बाद सिमोन रासमस को वहां मौजूद एक डॉक्टर के पास लेकर गई, क्योंकि उसका जख्म लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी डॉक्टर ने एक इंजेक्शन निकाला जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले उस डॉक्टर के पास था, जो इन्हें मारना चाहती थी। यह देखकर सिमोन
सिमोन तुरंत सतर्क हो गई और उसने डॉक्टर से कहा कि रासमस को बेहोश किए बिना ही उसका इलाज किया जाए। यह सुनकर डॉक्टर ने वह इंजेक्शन एक तरफ रख दिया, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान रासमस की तरफ गया तभी सिमोन ने चुपके से वह इंजेक्शन अपने पास छुपा लिया। इसके बाद उसने उस इंजेक्शन को ध्यान से चेक किया और तभी उसे पता चला कि यह इंजेक्शन अपोलो कंपनी के ही थे। उधर रात में जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब मार्टिन को कुछ गड़बड़ लगी और वह छुपकर पूरे घर की तलाशी लेने लगा। तभी उसने एक फ्रिज खोला और अंदर का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फ्रिज के अंदर इंसान की कटी हुई बॉडी लटक रही थी। उधर उस आदमी ने सभी दोस्तों को एक एक छोटा पैकेट पकड़ा दिया और कहने लगा कि जिसके पैकेट में छोटा सा फूल निकलेगा उसे अपनी जान देनी होगी, क्योंकि उनकी भूख मिटाने के लिए उसी की कुर्बानी दी जाएगी। ये सुनते ही सभी के होश उड़ गए। उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दोबारा बैठा दिया गया। तभी मार्टिन वहां आ पहुंचा और आते ही उसने उस आदमी के मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा, लेकिन उसी दौरान डॉक्टर ने मार्टिन को गन पॉइंट पर ले लिया। तभी उस आदमी सभी को अपने अपने पैकेट खोलने के लिए कहा। धीरे धीरे सभी लोग पैकेट खोलने लगे, लेकिन जब आखिर में लीना ने अपना पैकेट खोला तो उसके अंदर से वही छोटा फूल निकल आया। यह देखकर उसके होश उड़ गए। इसके बाद वे लोग लीना को काटने के लिए वहां से ले जाने लगे, लेकिन तभी कैरन आगे आ गई। उसने लीना के हाथ से वह फूल ले लिया और कहा कि वह लीना को अपनी बेटी की तरह मानती है, इसलिए वह उसे अपनी खुराक नहीं बनने दे सकती। इसलिए कैरन ने कहा कि लीना की जगह वह खुद अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये सुनकर लीना की आंखों में आंसू आ गए। वहीं कैरन आखिरी बार उससे हाथ मिलाकर वहां से चली गई। इसके बाद सभी लोग वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। तभी सिमोन ने उस डॉक्टर से अपने डैड फ्रेडरिक के बारे में पूछा। आगे से डॉक्टर ने बताया कि वह फ्रेडरिक का असिस्टेंट था और इस वायरस के फैलने में उसका और फ्रेडरिक दोनों का हाथ था। यह सुनकर सिमोन पूरी तरह टूट गई और वहां से चुपचाप चली गई, लेकिन तभी उस आदमी ने डॉक्टर को भी अपने घर से बाहर निकाल दिया। इधर सभी लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वही डॉक्टर दोबारा उनके सामने आ गया। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। उसने बताया कि इसी इंजेक्शन की वजह से जहरीली बारिश फैली थी और पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। यह कहते ही उसने वही इंजेक्शन अपने गले में घोंप लिया, जिससे वह बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन तभी मार्टिन ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। उस रात सभी लोग एक खाली घर में रुके। फिर अगली सुबह मार्टिन ने सिमोन को वही मैप दिखाया जिसमें उस रहस्यमयी दीवार की लोकेशन मौजूद थी। मार्टिन ने सिमोन से कहा कि हमें किसी भी हालत में उस दीवार तक पहुंचना होगा, वरना हमारा बचना नामुमकिन है। इसलिए उसने सभी को दीवार के पार चलने के लिए कहा, लेकिन रासमस ने जाने से साफ मना कर दिया। उसने बताया कि अभी उसकी तबीयत चलने लायक नहीं है। सिमोन भी अपने भाई को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने किसी एक को उसके पास रुकने के लिए कहा। तभी बियाट्रिस वहां रुकने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद बाकी चारों लोग वहां से निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक और बंकर मिल गया। अंदर आते ही उन्हें दीवारों पर बनी कई पेंटिंग्स दिखाई दी, जिससे साफ था कि यहाँ पहले कोई फैमिली रह रही थी। खुशकिस्मती से उन्हें वहाँ भी खाने पीने का काफी सामान मिल गया। इसी दौरान पैट्रिक को एक टैबलेट मिला जिसमें कुछ वीडियो रिकॉर्ड थी। जब उसने वो टैबलेट सिमोन को दिया तब उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली कि इस जहरीली बारिश को फ्रेडरिक ने अपनी लैब में ही तैयार किया था। यह देखकर सिमोन को बहुत बुरा लगा। इसके बाद सभी लोग तुरंत बंकर से बाहर निकल गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि बाहर जहरीली बारिश शुरू हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने दोबारा उसी बंकर में रात बिताने का फैसला किया। इधर सिमोन और पैट्रिक आपस में बात कर रहे थे। तभी पैट्रिक ने बताया कि उसकी कोई परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि मार्टिन भी उसे हमेशा ताने मारते रहता है। यह कहते ही वह अचानक उठा और सीधा जहरीली बारिश में चला गया। सिमोन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सिमोन को धक्का दे दिया, जिससे वह भी बारिश में गिर गई और पूरी तरह भीग गई। इसी दौरान मार्टिन अपनी गन लेकर वहां पहुंच गया। वह सिमोन को गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी लीना उसके सामने आ गई और उसने मार्टिन को गोली चलाने से रोक दिया। हालांकि मार्टिन अपनी बात पर अड़ा रहा। तभी लीना भी सिमोन के साथ बारिश में चली गई, लेकिन तभी सभी ने एक हैरान कर देने वाली चीज देखी। बारिश का उन दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर मार्टिन ने अपनी गन नीचे कर ली और दोनों को वापस बंकर के अंदर भेज दिया। इधर रासमस और बियाट्रिस साथ बैठे हुए थे कि तभी बारिश की एक बूंद बियाट्रिस पर आ गिरी। यह देखकर वो बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अब वह भी इन्फेक्टेड होने वाली है। लेकिन रासमस ने उसे समझाया कि एक बूंद से कुछ नहीं होता। फिर भी उसने पूरी रात डर के साए में बिताई। अगली सुबह जब रासमस की नींद खुली और उसने बियाट्रिस को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बियाट्रिस की मौत हो चुकी थी। उधर जब मार्टिन को यह पता चला कि सिमोन खुद बारिश में नहीं गई थी, बल्कि पैट्रिक ने उसे जानबूझकर धक्का दिया था, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना देर किए पैट्रिक को बंकर छोड़ने का हुक्म दे दिया। मार्टिन ने साफ कहा कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब उन्हें उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, और उसे बेफिक्र रहने के लिए कहा। यह सुनकर पैट्रिक टूट गया और आंखों में आंसू लिए वहाँ से अकेला निकल गया। वह सीधे उसी जगह पहुंचा जहाँ रासमस और बियाट्रिस रुके हुए थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि रासमस बियाट्रिस की लाश लेकर बाहर आ रहा था। यह नजारा देखते ही वह घबरा गया और तुरंत वहाँ से भाग निकला। भागते हुए पैट्रिक अचानक गिर पड़ा। जैसे ही वह उठकर खड़ा हुआ, किसी ने उसके सिर पर काला कपड़ा डाल दिया और उसे खींचकर गाड़ी में पटक दिया। तभी उसने देखा कि सामने वही आदमी बैठा था जो उन शिकारियों का लीडर था और काफी समय से उनके पीछे पड़ा हुआ था। उस आदमी ने पैट्रिक से उसके बाकी दोस्तों के बारे में पूछा, लेकिन पैट्रिक ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। यह सुनकर उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसके सारे दांत एक एक करके उखाड़ देगा। लेकिन इसके बावजूद भी
पैट्रिक नहीं माना। तब उस आदमी ने उसका एक दांत तोड़ दिया। दर्द से मजबूर होकर आखिरकार पैट्रिक टूट गया और उसने अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ बता दिया। इधर लीना और बाकी लोग खाने का सामान पैक ही कर रहे थे कि तभी सिमोन ने मार्टिन से पैट्रिक के बारे में पूछा। तब मार्टिन ने बताया कि उसने पैट्रिक को बंकर से निकाल दिया है और वह वहां से जा चुका है। इसी बीच बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मार्टिन जैसे ही बाहर पहुंचा तो उसके सामने रासमस खड़ा था, जो बियाट्रिस की लाश को उठाए हुए था। लेकिन मार्टिन ने उसे अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि बियाट्रिस के साथ साथ रासमस भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन रासमस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह बियाट्रिस की लाश को लेकर सीधे बंकर के अंदर आ गया। बियाट्रिस की मौत से वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी सिमोन एक सूट पहनकर उसके पास आई और उसे समझाने लगी कि बियाट्रिस अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उसे अब सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलना होगा। लेकिन रासमस ने साफ मना कर दिया। इसी दौरान वह एक रेडियो उठाकर वहां से चला गया। कुछ दूर पहुंचते ही उसके रेडियो में किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने जवाब दिया तो दूसरी तरफ वही शिकारी मौजूद था। उसने रासमस से पूछा कि वे लोग कहाँ हैं और धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह पैट्रिक को मार डालेगा। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए रासमस को मजबूरन अपनी लोकेशन बतानी पड़ी। इसी दौरान पैट्रिक ने शिकारियों को बताया कि रासमस पहले एक इन्फेक्टेड लड़की के साथ रह चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। ये बात सुनकर शिकारी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रासमस ही वो इंसान है जो उनके बहुत काम आ सकता है। इधर मार्टिन और लीना ने बीट्रिस की बॉडी को जंगल में दफना दिया, लेकिन तभी वहां सिमोन आ गई और उसने उन्हें एक मैप दिखाकर कहा कि अब हमें रासमस और पैट्रिक दोनों को ढूंढना होगा, क्योंकि शिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया है। इसलिए सिमोन ने तुरंत एक ड्रोन उड़ाया और शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए आवाज फैलानी शुरू कर दी, जिससे एक शिकारी उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच गया जहां पहले से मौजूद सभी दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद मार्टिन ने रेडियो के जरिए उसके लीडर से बात की और कहा कि मैंने तुम्हारे एक साथी को पकड़ लिया है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो बदले में तुम्हें हमारे साथियों को वापस करना होगा। इसी दौरान सिमोन ने उस शिकारी को रासमस से बात कराने को कहा, लेकिन रासमस ने कहा कि अब वह अकेले ही मरना चाहता है। यह सुनकर सिमोन और भी परेशान हो गई। इसके बाद उसने शिकारियों के लीडर को जंगल में अकेले मिलने के लिए बुलाया। उसी दिन वह उससे मिलने जंगल पहुंच गई। तभी शिकारी ने सिमोन को बताया कि तुम्हारे भाई रासमस की बॉडी पर जहरीली बारिश का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए अब वह रासमस को एक ऐसा इंजेक्शन लगाने वाला है जिससे उन्हें यह पता चल सकता है कि आखिर इस जहरीली बारिश को कैसे रोका जा सकता है। इसी दौरान मार्टिन उसके साथी को वहां लेकर आ गया और बदले में सिमोन ने रासमस को वापस मांगा, जिसके बाद शिकारियों ने रासमस को उनके पास भेज दिया। लेकिन तभी गुस्से में रासमस ने इंजेक्शन लीना के हाथ से छीन लिया और उसे खुद को ही लगा लिया। इंजेक्शन लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब रासमस नहीं बचेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे होश आ गया और वह बिल्कुल सही सलामत उठकर चलने लगा। यह देखकर सिमोन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि रासमस की बॉडी पर उस वायरस का कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद मार्टिन सीधे पैट्रिक के पास गया और अपनी सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांगने लगा। फिर उसने पैट्रिक को गले लगा लिया। अब सभी दोस्त अपोलो कंपनी की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। तभी वह आदमी रासमस के माथे को चूमता है और कहता है कि अब हम सभी की आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। इसके बाद वे सभी वहां से निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे अपोलो कंपनी तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही शिकारी ने सिमोन और रासमस को आगे जाने के लिए कहा, जबकि बाकी सभी लोगों को एक बंकर में रुकना पड़ा। इसके बाद सिमोन और रासमस आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उनके सामने फ्रेडरिक आ गया, यानी सिमोन का डैड। उसे देखते ही सिमोन एकदम चौंक गई। वह अपने डैड से काफी नाराज थी, क्योंकि उसने वापस आने का वादा किया था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी वह नहीं लौटा था। तभी अचानक रासमस नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर सभी उसे तुरंत मेडिकल वार्ड में ले गए। इसके बाद फ्रेडरिक ने सिमोन से बाहर इंतजार करने को कहा। इधर जैसे ही बाकी दोस्त बंकर के अंदर पहुंचे, तभी वहां लीना को जीन की जैकेट दिखाई दी। ये देखकर वह उसे ढूंढने लगी और कुछ ही आगे जाने पर जीन उसके सामने खड़ा मिला। उसे देखकर लीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जीन अभी भी जिंदा था। दरअसल वे शिकारी अपोलो कंपनी के ही लोग थे। दूसरी तरफ फ्रेडरिक सिमोन को रासमस की वार्ड के बाहर लेकर आया ताकि वह अपने भाई को देख सके। सिमोन अंदर जाना चाहती थी, लेकिन फ्रेडरिक ने उसे रोक लिया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम सब इस वायरस से बच सको। इधर वार्ड के अंदर एक डॉक्टर रासमस की थूक का सैंपल लेना चाहती थी, लेकिन रासमस ने इसके लिए मना कर दिया। तब डॉक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी, जिससे रासमस ने उसके हाथ पर काट लिया। दूसरी तरफ फ्रेडरिक घबराया हुआ सिमोन के पास आया और उसने कहा कि अपने भाई को लेकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि अब इस वायरस का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है और ये बहुत तेजी से फैलने वाला है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसके बाद जब वह रासमस की वार्ड में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि रासमस के काटने के बाद वह डॉक्टर तड़प तड़प कर मर चुकी थी। ये देखकर फ्रेडरिक ने तुरंत रासमस के थूक का सैंपल माइक्रोस्कोप में जांचा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन पूरे बंकर में इमरजेंसी अलर्ट लगा दिया और देखते ही देखते सभी सेक्शन पूरी तरह सील कर दिए गए। इसके बाद फ्रेडरिक ने अपोलो कंपनी के मैनेजर से बात की। आगे से मैनेजर ने कहा कि किसी भी कीमत पर रास का ऑपरेशन करना होगा ताकि उसकी मदद से वैक्सीन तैयार की जा सके, लेकिन फ्रेडरिक जानता था कि ऐसा करने पर रास की जान जा सकती है। वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहता
जाता था, इसीलिए फ्रेडरिक ने सिमोन से रासमस को तुरंत वहां से निकालने को कहा था। सिमोन तुरंत दौड़कर मार्टिन के पास पहुंची और उसे बंकर खोलने का तरीका बताया। कुछ ही देर में सभी मिलकर बंकर का लॉक खोलने में सफल हो गए। फिर वे रासमस को साथ लिए बिना ही वहां से भागने लगे, लेकिन तभी सामने फ्रेडरिक आ गया। उसने सिमोन से कहा कि तुम्हें रासमस को अपने साथ लेकर ही जाना होगा। तभी फ्रेडरिक ने उन सभी पर अपनी गन तान दी और साफ कह दिया कि अगर वे रासमस को साथ लेकर नहीं गए तो वह सबको गोली मार देगा। लेकिन जैसे ही मार्टिन अचानक आगे बढ़ा, तभी फ्रेडरिक ने उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही मार्टिन बुरी तरह घायल हो गया। ये देखकर सिमोन ने तुरंत फ्रेडरिक को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर वे सभी वहां से भाग निकले और जैसे तैसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। इसी के साथ इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो गया। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।